सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उस महत्वाकांक्षी योजना के लेकर जो अब अमल में आने जा रही है। हमारा आज का विषय है भारत जोड़ो, कांग्रेस से जुड़ेगा भारत। संदर्भ यह है कि एक लंबे अरसे से जनता से कटी हुई महसूस कर रही जा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर जनता से जुड़ने की कोशिश में है और इसके तहत उसने अपनी उम्मीदों को आसमान तक पहुंचाने के लिए सहारा लिया है पदयात्रा का। कांग्रेस पार्टी और पदयात्रा का बहुत पुराना इतिहास है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को देश कहां भूल सकता है। उस दांडी यात्रा के माध्यम से देश की स्वतंत्रता की अलग जगाने के संदर्भ में, स्वाभिमान जगाने के संदर्भ में जो योगदान है उस पर आज भी किताबें लिखी जाती हैं। आजाद भारत में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की समय समय पर पदयात्राएं निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से सुर्खियों का भी विषय रही और कहीं ना कहीं देश में एक अलग किस्म की सामाजिक समरसता का बोध कराने में भी सफल रही। चाहे हम बात सुनील दत्त के संदर्भ में करें, चाहे हम दिग्विजय सिंह के संदर्भ में बात करें, इन तमाम नेताओं ने समय समय पर अपनी पदयात्राओं के माध्यम से कहीं ना कहीं संदेश दे पाने में कामयाबी हासिल की। अगर हम वर्तमान संदर्भों की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस पार्टी ने 2018 में चमत्कारिक सफलता हासिल की थी, उसमें भी एक बड़ा योगदान तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की पदयात्रा का भी माना जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से कांग्रेस के प्रति ना तो जनता में रुझान रह गया, ना उसके कार्यकर्ताओं में रुझान रह गया। दावा यह किया जा रहा है कि देश के हालात बहुत खराब हैं और देश को इस समय एकजुट रखने की जरूरत है और इसे एकजुट रखने का बीड़ा उठाया है कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बाकायदा कार्यक्रम घोषित किया है जिसके तहत 7 सितंबर से तकरीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा का शुभारंभ होगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यह यात्रा चलेगी। राहुल गांधी पूरे समय इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। 7 सितंबर को राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू करने से पहले पोरबंदर जाएंगे, जहां पर उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की निर्मम हत्या की गई थी। वहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, कुछ समय ध्यान भी लगाएंगे और उसके बाद कन्याकुमारी पहुंचेंगे। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 150 दिन तक चलेगी। 150 दिन के दौरान आप अनुमान लगाएं तकरीबन 22 किलोमीटर प्रतिदिन यह यात्रा चलने वाली है। 100 यात्री राहुल गांधी के साथ पहले दिन से जुड़ेंगे और आखिरी तक साथ बने रहेंगे। अलग अलग राज्यों से इस यात्रा को गुजरना है। तकरीबन 22 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी और उन 22 राज्यों के 100 प्रतिनिधि जिस जिस राज्य से गुजरेंगे वहां से शामिल होंगे। जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजर रही है वहां के भी 100 प्रतिनिधि समय समय पर इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐसा कार्यक्रम इस यात्रा के संदर्भ में व्यवस्थाएं देख रहे दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश के द्वारा आज देश को बताया गया है। सिविल सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश की गई है। 22 राज्यों के तकरीबन 150 सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों को राहुल गांधी ने कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संबोधित किया। तकरीबन 1.5 घंटे तक उनका संवाद चला। जयराम रमेश बता रहे थे कि वहां पर कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, राहुल गांधी के हाथ में कोई कागज भी नहीं था। बिना कागज और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तकरीबन 40 सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दिया। तो इतनी सब कवायद के बाद देश जुड़ेगा, देश मजबूत होगा या कांग्रेस मजबूत होगी? और क्या कांग्रेस मजबूत होगी उसी से देश भी मजबूत हो जाएगा? ये सवाल है। जिस समय पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक एक कर पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं या पार्टी की जिम्मेदारियों से नाता तोड़ रहे हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आनंद शर्मा, हर तरफ कांग्रेस बिखर रही है। तो पार्टी को जोड़ने की जरूरतों के समय पर भारत को जोड़ने को लेकर यात्रा की शुरुआत किन उम्मीदों की दृष्टि से देखी जाए, इसी पर हम बात करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प मसले पर कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि आस्ते भग आसीन्योसो धर्वः स्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्य मानस्य चराति चरतो भगश्चैव रेति। अर्थात जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी रुका रहता है, जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उसी प्रकार उठता है, जो पड़ा या लेटा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है और जो विचरण में लगता है उसका सौभाग्य भी चलने लगता है। इसलिए तुम विचरण करते रहो, यह बात कही गई थी। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सदियों पहले दिया गया यह सूत्र समझ में आ गया है और उसी के तहत
एक बड़े वर्ग में गंभीर राजनीतिज्ञ के तौर पर देखे जाने वाले, पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ के तौर पर भी देखे जाने वाले राहुल गांधी लगातार 150 दिन तक यात्रा का हिस्सा बनने का दावा कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर पैदल चलने का दावा कर रहे हैं। इसे जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय जी खासतौर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है, मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ स्वतंत्र राय देने के लिए राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी लंबे अंतराल के बाद मौजूद हैं। और इन सब के बीच में अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम विकास उपाध्याय जी से करते हैं और विकास उपाध्याय जी से शुरू करें उससे पहले दिग्विजय सिंह ने इस पर कुछ कहा है, उससे सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? इस यात्रा का जो मकसद है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए सारा वतन, ये हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है। अब हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है और उस वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो भी इनके साथ जुड़ना चाहता है वो अपने आप को इस पर रजिस्टर करे और हमारी ओर से उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। साथ में जितने भी हमारे भारत जोड़ो यात्रा के इवेंट्स होंगे उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। तो एक तेरा कदम एक मेरा कदम, विकास जी आपकी तो पार्टी के लोगों के कदम साथ में नहीं पड़ रहे, आप बाहर के लोगों से आह्वान कर रहे हैं एक तेरा कदम एक मेरा कदम, क्या कहते हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल विकास जी। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़े अहम मुद्दे पर, एक बड़ी यात्रा पर आपने इस चर्चा को विषय में लिया है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज देश को इसकी जरूरत है। जिस प्रकार से मिले कदम जुड़े वतन की बात को लेकर राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये पदयात्रा होगी। कितने राज्यों से होगी और कितने दिनों में पूरी होगी, ये पूरी जानकारी आपके पास में। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज देश में देश को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज आखिर राहुल गांधी जी को आइए मिलकर भारत जोड़ते हैं, इसकी बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। नफरत की दीवार की को एकता की ताकत के रूप में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसके लिए जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। महंगाई को हराने के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, अगर इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए अगर एक नेता इस देश की पदयात्रा करना चाहते हैं और इस देश में घूमना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि आज इसकी आवश्यकता है। जहां पिछले मैं समझता हूं 2014 के बाद से आज भारत की स्थिति कहां से कहां चली गई। आज भाई से भाई को लड़ाने का काम हो रहा है, जाति से जाति को लड़ाने का काम हो रहा है, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम हो रहा है। और इस समय आज देश को जोड़ने की जरूरत है। और मैं समझता हूं राहुल जी इस बड़ी यात्रा के माध्यम से, और ये गैर राजनीतिक यात्रा के साथ साथ इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर, तमाम अलग अलग सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, जो सोशल वर्किंग का काम करते हैं, उन तमाम लोगों को लेकर काम किया जा रहा है। विकास जी आपने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी, पर मेरे 2-3 सवाल हैं। देश को जोड़ने की जरूरत है या पहले अपना घर ठीक करने की जरूरत है? कांग्रेस खुद बिखर रही है, आपसे अपना घर नहीं संभल रहा, आपसे अपने घर के लोग नहीं सुधारे जा रहे, आप देश सुधारने की दावा कर रहे हैं, कैसे यकीन करेंगे? आप अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते और चाहते हैं कि देश आपकी सुने। आप और आप जैसे हजारों लोग और गुहार करते करते थक गए राहुल गांधी से, भाई पार्टी का नेतृत्व कीजिए, अध्यक्ष पद संभालिए, कान नहीं देते आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात पर, और वो चाहते हैं कि देश उनकी बात सुने। जो नेता अपने ही कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, देश ऐसे नेता की बात कैसे सुनेगा? ये बात मेरी समझ नहीं आती। विकास जी थोड़ा बताइए ना, आप ऐसे समय पे यात्रा लेकर निकल रहे हैं जब आपकी पार्टी का लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जैसे तैसे अब घोषित हुआ है, 21 अगस्त से शुरू हुआ है, 20 सितंबर तक नया अध्यक्ष दिया जाना चाहिए। जिसको अध्यक्ष बनना है वो अब यात्रा पे चल दिया है। आपको नहीं लगता है आप कल भी उलझे हुए थे, आप आज भी उलझे हुए हैं और आप कल भी उलझे रहेंगे? क्या कहते हैं विकास जी? हिमांशु जी, मैंने पहले भी आपको कहा कि आज देश को जोड़ने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और
रही राहुल गांधी जी के अध्यक्ष होने की बात, राहुल गांधी जी पहले भी अध्यक्ष बने थे और आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी जी इस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं या कांग्रेस के अंदर लोग संगठित नहीं है, कांग्रेस आपकी बात नहीं सुन रही, इस प्रकार की बात आपने अभी कही, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। जिन लोगों ने पूरी एक सदी, एक पूरा जीवन कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस के राज्य में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, वो लोग जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं कि अब हमको जाना चाहिए, वो लोग इस प्रकार की चीजों को कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के विपरीत व्यवस्थाओं पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग तरीके से सीबीआई, आईडी, ईडी, इनकम टैक्स के वजह से भी बहुत सारे नेता इस पार्टी को छोड़कर, बहुत सारे नेता नहीं, जो लोगों को कहीं भय है, डर है, वो लोग इस पार्टी से जा रहे हैं। कोई कार्यकर्ता इस पार्टी से नहीं जा रहा है। इस पार्टी से लाखों और करोड़ों लोग दिल से जुड़े हैं। ये पार्टी देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है और मैं समझता हूं आज कौन सी राजनीतिक दल का व्यक्ति, कौन सी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति इस देश के बारे में सोच रहा है? कौन पदयात्रा करेगा 3500 किलोमीटर? कौन 150 दिन की पदयात्रा करने के लिए तैयार है? कौन 5 महीने और 12 से भी ज्यादा प्रदेशों में जाने का काम करेंगे? तो आप समझ लीजिए, देखिए, राहुल गांधी जी की सोच इस देश को लेकर, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की सोच थी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए सोचा। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी भी इस देश के लिए सोच रहे हैं। मैं चिंतामणि जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, क्या राहुल गांधी ने आप जैसे सम्मान्य नेताओं या कार्यकर्ताओं की बात को स्वीकार कर लिया है? राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं? सीधा उत्तर दीजिएगा विकास जी। आवाज नहीं सुन पाया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सवाल कर लेता हूं, कोई संकट नहीं है मेरे पास में। क्या राहुल गांधी जी ने आप जैसे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं, नेताओं के आग्रह को स्वीकार कर लिया है? क्या राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद का भारी भरकम दायित्व, चुनौती, जिम्मेदारी उठाने के लिए स्वीकृति दे दी है, या पीठ दिखा गए अध्यक्ष के संदर्भ में और यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं? हिमांशु जी, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पीठ दिखाने का काम करता है। वो तो सीधा लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इस देश के हित में, इस देश की जनता के हित में कुर्बानी देने वाला परिवार है। चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें, चाहे राजीव गांधी जी की बात करें, जब उनकी कुर्बानी हुई थी तब वो प्रधानमंत्री थे। और मैं पहले भी आपको इस बात को कह चुका हूं कि राहुल गांधी जी का ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है। अगर प्रधानमंत्री बनने का उनकी इच्छा रहती तो 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, किसी भी दिन वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन उनकी मंशा और कांग्रेस को कैसे एकजुट किया जाए, कांग्रेस को कैसे संगठित किया जाए, और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मंशा है कि राहुल गांधी जी इस देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। पहले भी उन्होंने स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि अभी भी वो जरूर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। और एक तो विकास उपाध्याय जी केवल उम्मीद जता रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने सहमति दे दी है। लेकिन हम अपनी चर्चा को यात्रा पे सीमित रखते हैं और चिंतामणि मालवीय जी के पास चलते हैं। चिंतामणि जी वाकई आज चिंता में होंगे। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो बताते थे, राहुल गांधी देश से जुड़े हुए नहीं है ये बताते थे, राहुल गांधी को देश की चिंता नहीं है ये भी चिंतामणि जी आप बताते हैं। देश को किस कदर आपने बर्बाद कर दिया है कांग्रेस के लिहाज से, इसको लेकर राहुल गांधी अब सड़क पर उतर रहे हैं और सड़क पर उतर के शाम को वापस घर में नहीं जा रहे हैं। 150 दिन तक सड़क पर ही रहने वाले हैं, 3500 किलोमीटर चलने वाले हैं। देश में जिन जिन को लगता है कि आपकी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का नुकसान किया है, उनको साथ में जोड़ने वाले हैं। चिंतामणि जी, क्या वाकई आप लोगों के जाने के दिन आ गए हैं? इसका देश को जोड़ने का और ऐसे कोई सवाल नहीं है। ये वस्तुतः उनके नेतृत्व में खोते हुए विश्वास को संभालने की कोशिश भर है, जिसमें वो एक अपील, वो जुगाली करना चाहते हैं महात्मा गांधी के आंदोलनों की। लेकिन उन्होंने लगातार असफल कार्य किए हैं, असफल आंदोलन किए हैं। आप देखिए, इसके पहले भी उन्होंने 2 करोड़ किस तरह झूठे आंदोलन उन्होंने किए। राहुल गांधी जी का थोड़ा स्वरूप आपके सामने रख दूं कि 2 करोड़ किसान आंदोलनों के समय आपको याद होगा 2 करोड़ हस्ताक्षरों का इन्होंने बताया था कि 2 करोड़ हस्ताक्षर हमने करा दिए। कोई अभियान, कोई कैंपेन नहीं चलाया, लेकिन 2 करोड़ हस्ताक्षर इन्होंने करा दिए। तो ऐसे झूठ में माहिर है। फिर आप देखिए, इन्होंने खाट का आंदोलन चलाया, खाट मीटिंग करेंगे, लोग इनके खाट उठा उठा के ले गए और ये चुनाव हार गए।
फिर इसके बाद आप देखिए कि अनुसूचित जाति के विषयों को लेकर के राहुल गांधी जी एक बार भूख हड़ताल में बैठे, पूरे जग हसाई हुई, वो खाना खा करके 1 बजे आए और फिर उसके बाद छोले भटूरे खाने चले गए, 2 घंटे का इन्होंने उपवास किया। तो ऐसे नकली आंदोलन, ऐसे इस तरह के ये जो उथले काम राहुल गांधी जी करते रहे हैं, वास्तव में ये इनका कोई विचार नहीं है, क्योंकि उनका नेतृत्व तो खत्म हो रहा है। कांग्रेस में बहुत बड़ी इस बात पर विचार चल रहा है कि भाई गांधी का नेतृत्व इस बार कांग्रेस को नहीं होना चाहिए, कोई गैर गांधी कांग्रेस को संभाले, क्योंकि गांधी लगातार असफल हुए हैं। 40 चुनाव गांधी के, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, और इसलिए अब कोई गैर कांग्रेसी व्यक्ति संभाले, अब वो कमान न चली जाए, वो कांग्रेस की लीडरशिप इनके हाथ से न चली जाए, इसलिए एक इस तरह का एक आंदोलन के भाई देश जोड़ेंगे। अरे किसी राहुल गांधी का मोहताज नहीं है ये देश सांस्कृतिक देश है। जब अनेक राज्य थे तब भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक दीपावली का दीपक जलता था। ये देश तो एक रहा है सदियों से, इसको किसी राहुल गांधी के यात्रा की जरूरत नहीं है, ये तो खुद के बचाने की अरे कोशिश। चिंतामणि एक बात बताइए, भाजपा रथ यात्रा करती है तो वो देश की जरूरत होती है, आप रथ में बैठकर चलते हैं तो वो देश के लिए जरूरत होती है, और कांग्रेस का नेता पैदल चल रहा है, पसीना बहा रहा है, तो आप कह रहे हैं ये देश को जरूरत नहीं है। वातानुकूलित रथ में चलना इस देश की जरूरत आप बताते हैं, और अगर कोई नेता और कोई पार्टी जनता के बीच पैदल चलने के लिए संकल्पित हो रही है, 3500 किलोमीटर चल रही है, तो आपको लगता है ये देश की जरूरत नहीं है? वाकई देखिए, खोखली बातों और खोखले विषयों को लेकर के कर रहे हैं। बताइए कि सामाजिक विभाजन हो रहा है, तो नफरत का माहौल के खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको चिंता है तो सबसे पहले उस राशिद के खिलाफ आप कार्रवाई करो, उसको बाहर करो कांग्रेस से, जिसने आज के दिन टी राजा के खिलाफ आंदोलन को नारे लगाए, सर तन से जुदा कर देंगे और उनकी विधानसभा में आग लगा देंगे, उसको सबसे पहले बाहर करो। और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप रोजगार दो ना, छत्तीसगढ़ में रोजगार दो ना, राजस्थान में, जहां काम कर सकते हो वहां काम करो। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई के आंकड़े नहीं देते, महंगाई जब से इनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया, इनको महंगाई याद आ गई। तो कुल करके खोखली बातों को लेकर के ये पूरा अभियान है, खुद का नेतृत्व बचाने का, खुद का तो अस्तित्व चिंतामणि जी के दो निष्कर्ष हैं। एक, गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है, गांधी परिवार से नेतृत्व ना चला जाए, इसलिए गांधी परिवार अपने नेतृत्व को बचाने के लिए पदयात्रा के रास्ते पर है। एक बात तो हमारे से चिंतामणि जी ये कह रहे हैं। दूसरा, उनका कह रहा है कि इनके मुद्दे भी गैर वाजिब हैं, बेरोजगारी की बात गैर वाजिब है, महंगाई गैर वाजिब है। ये मुद्दे हैं ही नहीं देश में। कौन कहता है महंगाई है, कौन कहता है बेरोजगारी है? चिंतामणि जी की दलील है, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, मानना चाहिए। जी जी चिंतामणि जी, बोलिए। आप शायद आपको लगा कुछ संशोधन करना चाहिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये इसमें केवल काला और सफेद नहीं हो सकता। बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से हो सकती है, कुछ तुलनात्मक रूप से समाप्त हो सकती है, कुछ आंकड़ों में ठीक हो सकता है, कुछ आंकड़ों में खराब हो सकता है। तो महंगाई कभी बढ़ती है, कभी घटती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन वाली चीजें हैं, इसको लेकर के आप मेरे से सीधा सपाट जवाब मांगेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो सिलेंडर की 10 रुपए कीमत बढ़ जाए तो आप पूरी दिल्ली को जाम कर देते हैं। यहां 800 रुपए कीमत बढ़ गई आपके राज्य में, और उसको लेकर मुद्दा उठाए तो आपको लगता है कि ये तो सापेक्ष है, कभी बढ़ती कभी घटती है। बहुत अच्छी बात है। रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, यही आपके नेता बोलते थे। अब रुपया गिर रहा है तो बोल रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर है। किसकी बात कर रहे हो आप? कैसे बात चलेगी चिंतामणि जी? बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुझे रमेश शर्मा जी के पास जाना है, पर उससे पहले निशांत वर्मा जी का विशेष प्रेम रहा है चिंतामणि जी से भी और चिंतामणि जी की पार्टी से भी, तो निशांत जी के भी ख्याल जान लिए जाए। क्या कहते हैं निशांत जी कांग्रेस के इस अभियान के संदर्भ में और भाजपा की परेशानी के संदर्भ में? जी निशांत जी, आपके ख्यालात। सबसे पहले तो मैं हंस के लोटपोट हो रहा था जी, लेकिन मैं उस बात पे बाद में आऊंगा क्योंकि गंभीर मुद्दा है। जी देखिए, मैं छोटे सी प्रश्न की बात या किसी नेता की बात नहीं करना चाहता। आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया जी, क्योंकि देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जी मुद्दा उठाया है, तो ये जरा समझे लयबद्ध। चिंतामणि जी गौर फरमाइएगा, अंग्रेज जहां थे तो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो। आजादी के बाद नेहरू जी, शास्त्री जी ने आंदोलन चलाया सरकार में रह के, जिसे कहा जा सकता है
भारत घड़ो, घड़ो मतलब बनाना। जी इंदिरा जी आई से लेके राजीव जी आए से लेके अटल जी तक एक आंदोलन सरकारों ने चलाया जिसको कह सकते हैं भारत बढ़ो, यानी आगे बढ़ो। मनमोहन सिंह जी के बाद इस देश में पिछले 8 वर्षों से भारत तोड़ो चल रहा है। और मैं समझाता हूं ये भारत तोड़ो, कभी गौर फरमाइएगा कि इन 8 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, कम्युनल हार्मनी, विदेश की नीति और महंगाई, अगर मैं ये 4 मुद्दे भी उठा करके इस समय आंकड़ों के सहित भारतीय जनता पार्टी और उन तमाम लोगों के साथ अगर बहस करूं तो वो नहीं कर पाएंगे। बहुत संक्षिप्त में अगर कहना हो शुरुआत में, तो महंगाई, चिंतामणि जी कहते हैं महंगाई नहीं है। आपने सही फरमाया था द्विवेदी साहब कि जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनके मंजीरे बज जाते हैं, इनके ढोलक बज जाते हैं अगर रुपया इधर से उधर हो जाए। लेकिन जब ये सरकार में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बचाव की मुद्रा में आ गए। अगर आज आप किसी नयन सुख सूरदास, अंधे बहरे काणे गूंगे लंगड़े लूले काले सफेद से भी पूछ लेंगे कि इस देश में महंगाई है या नहीं, तो वो जवाब देगा हाँ, लेकिन सिर्फ अंधभक्त कहेंगे नहीं। अगर आप देखें ये 75 वर्ष पुराना हमारा शहर, यानी कि दुनिया के अंदर एक यंग कंट्री है, लेकिन इस जवान देश के जवान बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार है और इनके आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर उधर कहीं भी नजर घुमाओ एक ही आवाज आती है, और अब तो संघ के कार्यालय में जाने वाले लोगों की भी आवाज आती है कि रोजगार का क्या होगा। द्विवेदी साहब, इस देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज मैं दावे से कहता हूं चिंतामणि साहब कि औरंगजेब के जमाने की अर्थव्यवस्था इस जमीन की कहीं बेहतर थी जो आज मोदी ने करी। लेकिन उसके बारे में आप चर्चा करने से भागेंगे, क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में या तो इस देश के लोगों को और या फिर इस समय एकदम झूठ बोला जा रहा है। निखा जी, आपने भाजपा को लेकर और चिंतामणि जी को लेकर काफी कुछ कह दिया, लेकिन एक टिप्पणी थोड़ी कांग्रेस पे भी तो करिए ना। क्या कांग्रेस की हालत अभी ऐसी है? क्या कांग्रेस ने अपने संगठन को इतना ठीक कर लिया है? क्या कांग्रेस ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है कि अब देश को ठीक करने के लिए वो बाहर निकले? उनसे अपना संगठन ठीक नहीं हो रहा, संगठन व्यवस्थित नहीं हो रहा, संगठन के संदर्भ में फैसला नहीं हो रहा, चल दिए देश ठीक करने। क्या आपको नहीं लगता है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा वाला सिद्धांत लागू होना चाहिए? पहले कांग्रेस को खुद को ठीक करना चाहिए, उसके बाद देश ठीक करने निकलना चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही साफ कर दिया था और ये बताया था कि इस यात्रा में जो पदयात्रा कश्मीर कन्याकुमारी के बीच में चलेगी कांग्रेस की, इसमें तिरंगा होगा, कांग्रेस का झंडा नहीं होगा जी। इसका मर्म समझने की आवश्यकता है। इन्होंने जो लोगों को दावत दी है कि आकर के हमारे साथ जुड़े, वो कांग्रेसियों को नहीं, देश के लोगों को, SC ST OBC महिलाएं बच्चे चाहे कहीं के भी हो, किसी भी राजनीतिक दल को पसंद करते हो, किसी भी वर्ग के हो, लेकिन अगर वो वंचित महसूस करते हैं कि इन 8 वर्षों के अंदर उनको वंचित रखा गया, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे न्याय के लिए, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में, चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे किसी भी प्रकार के मामले में अगर वंचित लगते हैं, तो आप आइए, ये कांग्रेस जोड़ने की बात मत करिए। मैंने पहले कहा भारत से अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके बाद अंग्रेजों के बाद जाने के बाद भारत बढ़ो, और उसके बाद भारत आगे बढ़ो। और आज जो भारत तोड़ो चल रहा है, इसको जोड़ने का जो भारत जोड़ो है, ये सिर्फ कम्युनल हार्मनी को, हिंदू मुसलमान को लेके मत देखिए। इन्होंने हर फील्ड में, चाहे डिफेंस हो, सेना के नाम पे वोट मांगते हुए शर्म नहीं आती। उसी तरीके से आप देखें तो हिंदू मुसलमान करते हैं, सिखों को, दलितों को, SC ST किसको न्याय दिया है? महिलाओं के लिए बड़ा कहते थे रेप कैपिटल दिल्ली, आज पूरे देश के अंदर, पूरी जगह। ये भारत के ऊपर क्या हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन किसी भी तरीके का आप देखिए अर्थव्यवस्था, मैं बताऊं, एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, किसी भी परिवार, किसी भी देश को जब टूटना होता है तो वो अर्थव्यवस्था पे आधारित होता है। अगर परिवार में अर्थव्यवस्था नहीं बची तो पत्नी या पति घर छोड़ के चला जाएगा, अगर अर्थव्यवस्था नहीं बची तो लोग छोड़ के चले जाएंगे,
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जाएंगे कहाँ, तो इसलिए तो निशांत जी हमें ये बता रहे हैं कि देखिए आप कांग्रेस को लेकर ज्यादा बात मत करिए, अभी विषय देश के संदर्भ में भारत तोड़ो अभियान पिछले 8 साल से देश में चल रहा है और इससे चिंतित होकर राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, कांग्रेस से इतर पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं निशांत वर्मा जी के इस आकलन से, या रमेश जी को भी लगता है पहले कांग्रेस को ठीक कर लेते, कांग्रेस मजबूत हो जाती तो देश को मजबूत करने का अभियान भी शायद ज्यादा सुदृढ़ तरीके से आगे निकल पाता, या कोई और नजरिया है रमेश शर्मा जी आपका, जितने निष्कर्ष अभी तक हमारे 3 पैनलिस्ट ने दिए हैं उसके इतर? मैं इस यात्रा को 2 अलग अलग तरीके से देखता हूँ जी। देखिए, इस यात्रा से इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का जन समर्थन बढ़ेगा और उनके भीतर जो टूटन हो रही है वो रुकेगी जी। अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखें तो कांग्रेस का जन समर्थन घट रहा है और कांग्रेस के भीतर भी टूटन हो रही है। जो 2 नाम तो आपने आज लिए ही हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी टूटे हैं लोग, हमारे यहाँ नगरीय निकाय चुनाव में लोग टूटे हैं, राजस्थान में टूटे हैं। देश में शायद ऐसा कोई सा प्रांत हो जहां पर लोग कांग्रेस से छोड़ नहीं रहे हैं। ये बात सही है कि इस यात्रा से इसमें जो टूटन है वो रुकेगी और राहुल गांधी जी को व्यक्तित्व को लेकर के जो टीका टिप्पणी हो रही है वो भी कम होगी। इसमें भी कोई शक नहीं, जो आपने सबसे पहले पैकेज में कहा कि जिन लोगों ने भी पद यात्रा की है उससे उनका संगठन और व्यक्तित्व दोनों में निखार आया। आपने गांधी जी का भी नाम लिया, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी ने पद यात्रा की थी, बस्तर से झाबुआ तक तो सरकार बन गई थी 1990 में। शिवराज जब छात्र संगठन में थे उन्होंने पद यात्रा की थी। तो जब भी पद यात्राएं हुई हैं, भले ही रथ यात्रा हुई है, जिसने भी निकाली है उसको लाभ मिला है और इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलेगा और मैं समझता हूँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यह यात्रा है। अब दूसरी बात आती है कि भारत को जोड़ो और भारत को एक मजबूत करो और महंगाई या बेरोजगारी, इस पर मेरी राय बिल्कुल अलग है। उसका कारण यह है कि भारत को जोड़ने का जो काम अगर हुआ है तो वो इसी 8 वर्ष में हुआ है, मोदी के राज में हुआ है। आप मुझे बताइए 47 में भारत को किसने तोड़ दिया था? 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन था मुस्लिम लीग का, उसमें 20,000 लोग तो अकेले कलकत्ते में मारे गए थे, कहाँ थी वो हारमनी? 1922 की जो मालाबार की हिंसा हुई है, एक तरफा 2 जिले खाली कर दिए गए थे, लाशों के ढेर लग गए थे, लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचा था। तो कुल भारत के बंटवारे में ऐसा नहीं है कि अकेला भारत का ही बंटवारा हुआ, जर्मनी का भी बंटवारा हुआ और कई देशों के बंटवारे हुए। आप मुझे बताइए इतनी हिंसा कब हुई थी? कितने लोगों को लाशों के ढेर लग गए, लाखों लोगों के। तो कुल मिलाकर के वो जो बंटवारा है, जो नफरत है, वो तो पहले से ही रही है। भारत जोड़ने का सबसे पहली बार मैं तारीफ करूंगा मोदी की, जिस तरीके से कश्मीर में धारा 170 हटाई गई और कहा गया कि उसमें सारे के सारे लोग वोट डालेंगे। तो जो असत्य को स्थापित किया गया है यहाँ पर, उस असत्य को सत्य के रूप में स्थापित करने का काम इस सरकार में कर रहा है। जो झूठ को जो स्थापित कर किया गया, लोग कहते हैं कि आजादी किसी एक दल में दिखाई। अगर आजादी एक दल में दिखाई तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, भगत सिंह ने क्या किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज क्या कर रही थी, संतों के आंदोलन, वनवासियों के आंदोलन, साहित्यकारों के आंदोलन। आप मुझे दयानंद सरस्वती से लेकर के विवेकानंद से लेकर के लाला हंसराज तक ये जो संतों के आंदोलन चले हैं, मैं समझता हूँ आजादी में देश के एक एक आदमी का योगदान है, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक दल का, किसी एक संगठन का योगदान नहीं। मैं रमेश जी बीच में माफी के साथ आपको रोकूंगा। आजादी गांधी जी ने दिलाई तो आपने मुझे इतने सारे नाम गिना दिए इसके साथ में कि बाकी लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने नहीं योगदान दिया और आप इस देश को मजबूत करने के संदर्भ में एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। आजादी के बाद अगर इस देश को मजबूत किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया, क्या बाकी लोगों ने नहीं किया? अटल जी के योगदान को आप कतई रेखांकित नहीं करेंगे? आप नहीं मानते कि इंदिरा गांधी ने इस देश को एक करने के संदर्भ में कोई योगदान दिया? क्या आप नहीं मानते कि लालकृष्ण आडवाणी की भी कोई भूमिका इस देश के संदर्भ में नहीं थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बिगाड़ने और बिखेरने का ही काम किया? क्या लाल बहादुर शास्त्री का 2.5 वर्ष का कार्यकाल इस देश में कतई याद करने लायक नहीं रहा? आप केवल नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं 8 साल के संदर्भ में और चाहते हैं कि इसे देश स्वीकार करे। और अगर गांधी जी का योगदान बाकी के योगदान के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाला केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में जिस नाम को मान्यता दी जाती है, अगर उसे इस देश में अतिरिक्त सम्मान मिलता है तो उस पर हम लोगों को ऐतराज हो जाए कि गांधी को इतना ज्यादा सम्मान क्यों दिया जाता है? जायज? देखिए, यहाँ 2 अलग अलग बातें हुई, क्योंकि तीनों वक्ताओं ने 8 साल की बात की थी, इसलिए मैंने केवल मोदी का नाम लिया। मेरी दृष्टि में
नेहरू जी को लेकर के मेरी राय अलग है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का योगदान प्रणम्य योगदान है। इंदिरा जी को केवल आपातकाल हटा करके, बाकी उनके सारे निर्णय का मैं बहुत पक्षधर हूँ, केवल आपातकाल को लेकर के मैं समर्थक नहीं हूँ। बाकी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का युद्ध जीता, बांग्लादेश को अलग किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रिविलेज को समाप्त किया, ये जो उनके सारे के सारे निर्णय रहे उसके आगे मैं हमेशा नतमस्तक रहा हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है उसका भी मैं समर्थक रहा हूँ, आपातकाल का समर्थक बिल्कुल नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार अटल जी के कार्यकाल का भी मैं समर्थक रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जिन प्रधानमंत्रियों ने जो काम किए हैं, राजीव गांधी जी से मेरी व्यक्तिगत बहुत अच्छा परिचय था। इतना भला इंसान, इतना शरीफ इंसान, इतना सरल इंसान, कई बार तो मुझे लगता है कि उन पर कोई प्रज्ञा काम करती थी, उनकी सरलता की कोई प्रज्ञा काम करती थी। कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म में कोई संत पुरुष रहे होंगे राजीव गांधी जी, जो मेरा उनका व्यक्तिगत परिचय था। और मेरी उनकी बातचीत तब होती थी जब वो पायलट थे और राजनीति में नहीं आए थे। और उस वक्त का मैंने इंटरव्यू छापा हुआ जिस अखबार में मैं उस समय काम करता हूँ, जिस सारा का सारा रिकॉर्ड है। तो ये जो सारी की सारी यात्रा है मैंने मोदी पर इसलिए सेंट्रलाइज किया कि क्योंकि मुझसे पहले तीनों लोगों ने केवल इन 8 वर्षों की बात की थी, इसलिए मैंने उसको मोदी पर उसको सेंट्रलाइज किया। दूसरा, बेरोजगारी और एक महंगाई, सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी तीसरे की भी आ जाए, बेरोजगारी के लिए समाज को जागृत होना होगा। सब मुझे आप ये बताइए हिमांशु जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे जी, चींटी से लेकर हाथी तक इतने प्राणी हैं, उनकी संख्या की तुलना में मनुष्य 1% भी नहीं है। दशमलव के बाद 4 शून्य और 1 इतना है मनुष्य जी। चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी अपनी रोटी की व्यवस्था करते हैं, अपने जोड़ा बना लेते हैं, संतान को पैदा करते हैं, उनको खड़ा कर लेते हैं, सुरक्षित स्थान पर सोने के लिए स्थान ढूंढ लेते हैं, उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मनुष्य है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसको सहारों की जरूरत पड़ती, माँ बाप की जरूरत पड़ती। उसका कारण है कि जो अंग्रेज षड्यंत्र करके चले गए थे कि बच्चे शिल्प से दूर रहें, बच्चे श्रम से दूर रहें, आज भी हम उसी सब पर हैं। और हमको लगता है कि नौकरी करे, है ना, माँ बाप का जो हमको भी माँ बाप के स्तर पर भी हमको चाहिए कि ये जो सवेरे से शाम तक मंजीरे बजाते हैं बच्चे पर कि बच्चा बड़ा हो, पढ़ लिखे और किसी अच्छी जगह नौकरी करे, इसके बजाय हमको सोचना चाहिए कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी देखा है कि जब तक सीएम नहीं कहेगा वो कुर्सी नहीं पकड़ता, कुर्सी पर नहीं बैठता। लेकिन अगर जूता जोड़ने वाला बंदा है वो आपसे कह सकता है कि मैं आपके जूते नहीं जोड़ रहा। तो नौजवान को मालिक बनाइए, स्वरोजगार बनाइए, उसकी प्रतिभा, उसके शिल्प, इस पर समाज की जागृति होना होगी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रमेश शर्मा जी, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा ज्ञान राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद देना चाहते हैं। जब तक वो विपक्ष में रहते हैं तब तक यही बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, वामपंथी हो, आप हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल हो, हमें सत्ता में आने का मौका देखिए। नौकरी की अगर लाइन न लगा दे तो हमसे कहिएगा। 2 करोड़ रोजगार के संदर्भ में बात थी, उस समय पे ये नहीं कहा गया था कि अब स्वरोजगार के अवसर खोल देंगे। ऐसा विस्तार उस समय नहीं दिया जाता। विस्तार कब दिया जाता है? जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं। इसलिए सवाल उठते हैं। मुझे आना है विकास उपाध्याय जी के पास, लेकिन निशांत जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार निशांत जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर विकास उपाध्याय जी से कुछ और सवाल जिनके उत्तर प्रतीक्षा कर रहे हैं जानते हैं। ये निशांत जी, आपका हस्तक्षेप। डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया करूंगा कि आपने हस्तक्षेप किया। रमेश जी मुझसे बड़े हैं उम्र में, मैं नमस्ते करता हूं उनको जी। सर, आप ऐसी गोलमोल बातें कृपया ना करें, आप बहुत वरिष्ठ हैं। 8 वर्ष के संदर्भ में बात हो रही थी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप बड़ी, डॉक्टर साहब ने आपको टोका तो फिर आपने सारे जवाहरलाल नेहरू से लेकर सब गिना दिए। 8 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आप तारीफ करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस देश का जो भट्टा बिठाया है उस पे होनी चाहिए। आप फिर उसके हिसाब से एकदम से चले गए कि हाँ आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर करने लगे, अटल जी और इंदिरा जी की करने लगे। लेकिन ऐसा मौका क्यों आया? क्यों डॉक्टर साहब को ये कहना पड़ा? मैं आपसे इसलिए गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि देश में बहुत गलत बातें पहुंचती हैं जब हम लोग टीवी पे बैठ के गलत बोल जाते हैं। हम गलत बोल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को बांधा। जिस देश के अंदर आपने पहले के भले ही आतंक जितना भी आया गिनाया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले भारत पे हुए, इंकर्शन हुआ, सबसे ज्यादा चीन का हमारे ऊपर आक्रोश आया, वहां तो वो फिसड्डी निकला, उसके बारे में तो हमारे को बोलना नहीं है। देश को मिलाया, देश को तोड़ तोड़ करके हिंदू मुसलमान के हिसाब से पंजाब को अलग कर दिया, बंगाल को अलग, सब जगह वो जाकर के जो रैलियों में भाषा बोलते हैं उससे क्या ये नहीं मालूम चलता कि वो देश तोड़ रहे हैं? और उस व्यक्ति की तारीफ करना कोई मजबूरी हो सकती है गालिब, लेकिन मेरी नहीं।
तो निशांत जी की तो अपनी राय बहुत स्पष्ट ही रहती है, इसमें वो ज़्यादा छुपते छुपाते भी नहीं है। लेकिन निशांत जी जो भी कहें, पर देश का मानस भी तो सामने अपना जनादेश के रूप में भाव व्यक्त करता है। नरेंद्र मोदी वह करिश्माई शख्स है जो इस देश में लगातार 2 बार 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार एक दल की ला के दे रहे हैं। देश का एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी में इस देश के वर्तमान और भविष्य दोनों को देखता है, इससे इंकार नहीं कर सकता। पर राहुल गांधी भी निशांत वर्मा जैसे ही सोच रखते हैं। उनका मानना है नरेंद्र मोदी का होना देश के लिए ठीक नहीं है। पर एक बड़ा वर्ग कांग्रेस में मौजूद है जिसको लगता है राहुल गांधी का रहना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक राहुल गांधी रहेंगे। चिंतामणि जी हस्तक्षेप कर जाते हैं, पर चिंतामणि जी अब समय है मैं विकास जी से थोड़ा सा बात कर लूं। और विकास जी आपसे ही जानना चाहता हूं, आप बार बार इस विषय को टाल दे रहे हैं। कांग्रेस का कांग्रेस में भरोसा नहीं बन रहा, कांग्रेस नेतृत्व का अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पे भरोसा नहीं बन रहा। राहुल गांधी की शिकायत रही, मैं अकेला लड़ रहा था नरेंद्र मोदी से, पार्टी के अन्य नेताओं ने साथ नहीं दिया। आपसे जानना चाहता हूं वो अविश्वास क्या अभी भी बना हुआ है? इसी राहुल गांधी को हिचक है, इसीलिए राहुल गांधी जो है पीछे हट रहे हैं। पहले ये यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होने वाली थी, गांधी जयंती के दिन 7 सितंबर कर दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान कर दी। क्या है ऐसा कांग्रेसियों के प्रति राहुल गांधी के मन में भय जो उन्हें असमंजस में डाले रखता है? बताइए ना हमें। अभी चिंतामणि जी की बात भी मैंने सुना, और यही राहुल गांधी जी है जिन्होंने यूपीए की दूसरी सरकार बनी तब राहुल गांधी जी का नेतृत्व था। मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो प्रदेश है जहां पर सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनी। और मैं समझता हूं कि कोई नेता आज देश के लिए सोच रहा है तो ये भारतीय जनता इस देश को जोड़ने के लिए सोच रहा है। इस देश में जो पिछले 8 सालों में मैंने तीनों वक्ताओं की बात को सुना। चिंतामणि जी तो भारतीय जनता पार्टी है, उनका पार्टी के हैं, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन तो और वक्ता आपके साथ बैठे बहुत गंभीर सीनियर लोग हैं, मैं बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुन रहा था। लेकिन मैं हिमांशु जी आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, पिछले 8 सालों में आज देश की स्थिति कहाँ है? क्यों संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों ईडी, आईडी या इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है? क्यों जिन प्रदेशों में जो जनप्रतिनिधि, जो राजनीतिक दल के लोग चुनाव जीत कर आते हैं, उनको प्रेशराइज करके अचानक से पलटा क्यों जाता है? आपने राहुल गांधी जी के विषय में कहा, कांग्रेस के विषय में कहा। कांग्रेस पार्टी अकेली वो पार्टी है जो, और राहुल गांधी अकेले वो नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी में जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता सुख को भोगकर आज पूरे संगठन में, सत्ता से लेकर संगठन में उन्होंने काम कर लिया। अब उनको समझ में आ गया कि अब उनका कोई काम होने वाला नहीं है। अब उनकी जरूरत, उनको लग रहा है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि अब उनकी कोई उपयोगिता, वो अपनी उपयोगिता समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भी जा रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी इकलौते नेता हैं इस देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में एकजुट होकर पूरे देश में इस देश की लड़ाई को लड़ेगी। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपने कहा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले एक ही नेता है, थोड़ा कम आकलन कर गए आप अपने नेता का। आपको ये कहना चाहिए देश से लेकर विदेश तक लड़ाई लड़ने वाले इकलौते नेता है। भाजपा का तो कटाक्ष ही ये रहता है, राहुल गांधी आधे समय देश में, आधे समय विदेश में। तो ये बात बार बार जहन में आ रही है विकास उपाध्याय जी कि क्या वाकई राहुल गांधी 150 दिन तक पदयात्रा करेंगे? ऐसा तो नहीं बीच में ही किसी भी कारण के कारण से चल दें। एक सवाल तो ये है। और दूसरा मेरा आपसे जानने में बड़ी दिलचस्पी है, आपका केंद्र सरकार पे इतना भरोसा कैसे हो गया कि वह राहुल गांधी को 150 दिन तक खुला छोड़ देगी? आप लोग बीच में बता रहे थे ईडी की कार्रवाई गांधी परिवार को फंसाने के लिए है, ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी को उलझाने के लिए है। क्या ये 150 दिन का कुशन तो नहीं ले लिया कि 150 दिन की पदयात्रा है, अब 150 दिन तक तो ईडी फीडी कुछ काम ना करे, इतना तो सुनिश्चित हो गया? ये आपको अंदेशा है कि पता नहीं 150 दिन तक ये लोग हमें चलने भी देंगे कि नहीं देंगे? क्या है आपका आकलन विकास जी? केंद्र सरकार में भरोसा है या नहीं है? हिमांशु जी, इस देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा वो राहुल गांधी है
वो किसी से डरने वाले नहीं, वो किसी से धमकने वाले नहीं। और इसीलिए आज जिस प्रकार से सदन से लेके सड़क तक बेबाकी से, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, जब कोरोना की अव्यवस्था हुई थी उसकी बात करें, अगर किसी ने आवाज उठाई है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक दल के नेता ने आवाज उठाई, वो है राहुल गांधी जी। और जो जो बात उन्होंने कही वो बात आने वाले दिनों में सच साबित हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर इस देश में कोई नेता है, कोई राजनीतिक दल है जो आज उनके सामने खड़े होकर लड़ सकता है, तो वो भारतीय कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। बिल्कुल आपने इस बात को भी सही कहा कि हो सकता है 150 दिन की ये पदयात्रा, 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, कई प्रांतों की से जाती हुई इस पदयात्रा के भय और डर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो वातावरण आज मुंबई महाराष्ट्र में बना, जो वातावरण आज दिल्ली में बना, जो वातावरण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बना, जो वातावरण मध्य प्रदेश में बना, जो स्थितियां निर्मित की गई ईडी, आईडी, इनकम टैक्स के मामले में, वो सब देखा है आपने। अभी बिहार का ज्वलंत मुद्दा, हमारे बिहार एक ज्वलंत चीज हमारे सामने आई थी, जिसमें नीतीश कुमार उनकी अलायंस पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार जी एक साथ सरकार बनाए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उनको छोड़ दिया। आज आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत होती, भारतीय जनता पार्टी की अगर इतनी लोकप्रियता होती, और उस लोकप्रियता की बात हमारे सम्मानित वक्ता जी ने कहा, तो उनकी अलायंस पार्टी उनको छोड़कर जा क्यों रही है? अब थोड़ा आप विषय से भ्रमित हो गए, आप बात कुछ और कर रहे थे विकास जी, पर आप राहुल गांधी की इतनी प्रशस्ति गा रहे हैं। राहुल गांधी हैं जिस पे देश को भरोसा, राहुल गांधी हैं जो लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं और पूरा देश जानता है, वो भाजपा इसीलिए चिंता करती है। इतने कमाल के नेता राहुल गांधी है, और आपकी पार्टी के आंकड़े क्या हैं? 2014 में आम चुनाव हुआ, 44 सीट 545 में से, भाजपा 282। कमाल के नेता राहुल गांधी, सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303, कांग्रेस 52। थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दावों में अपने नेता के प्रति ज्यादा ही मुग्ध हो गए हैं और इस मुग्धता के चलते वास्तविकता से कट जा रहे हैं? किसी भी राजनीतिक दल का पैमाना उसकी हार जीत से अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं जी, सरकारें तो आती है और सरकारें जाती है, लेकिन जिस प्रकार की जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किया था 8 साल में, ये 8 साल में मैंने पहले आपको सबसे पहले इस बात को कहा था, भारत जोड़ो की यात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि 8 साल पहले जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, उनके झूठे वादों पर, उन पर विश्वास किया, उनको मत दिया, वोट दिया, उनको बहुमत दिया, 2-2 बार बहुमत दिया, आज वो लोग पछता रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और हर चीजों की बात करें, तो आप देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। विकास उपाध्याय जी इस बात पर कायम है। राहुल गांधी के संदर्भ में ज्यादा वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, उनका भरोसा है राहुल गांधी अध्यक्ष फिर बन जाएंगे। विकास उपाध्याय की बड़ी नजदीकी रही है राहुल गांधी से, इसलिए विकास उपाध्याय की कामना भी है राहुल गांधी अध्यक्ष बने। स्वाभाविक है, आदमी को अपने नेता के संदर्भ में ये भाव रखना चाहिए। पर चिंतामणि जी की परेशानी को लेकर मैं फिर बात करना चाहता हूँ। चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहता हूँ, एक सपना आपने दिखाया था 2014 में, एक आभा मंडल बनाया था, और उस आभा मंडल में, उस वातावरण में सब कुछ 2022 तक हो जाना था। किसानों की आय दुगनी हो जानी थी, सबको पक्के मकान मिल जाने थे। अब क्या है, 2022 आ चुकी है, अता पता नहीं है इन वादों के पूरा होने का। क्या आपको नहीं लगता है वाकई अब कांग्रेस सही समय पर सही चाल चल रही है? आपका मामला उतार पर है, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि अब अपने के चढ़ने का समय आ गया है। राहुल गांधी इतिहास रचने के लिए निकलने जा रहे हैं 7 सितंबर को। चलने देंगे या बीच में ही रोक देंगे? देखिए, 2-3 विषयों पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आदरणीय निशांत जी के बारे में कहना चाहूंगा कि वो इतने उससे भरे हुए हैं, नफरत कह सकते हो मोदी जी के प्रति, भाजपा के प्रति, कि वो मानसिक रोग तक उन्हें ले जाती है, एक मानसिक पुस्तक ले जाती है
अरे कुछ जो अच्छी बात है उसको अच्छा भी कहो। निशांत जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कितने सारे संदर्भों के साथ बात करते हैं, तो थोड़ा जो पूर्वाग्रह वो आप छोड़ दो। आप बताइए, देश में कोई दंगे नहीं हो रहे हैं? आप बता रहे देश में दंगे हो रहे हैं, देश में कोई विस्फोट नहीं हो रहा है, देश में आज सुरक्षा का माहौल है, तो आप बता रहे नहीं नहीं देश में। झूठ मत बोलो, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हो। दूसरा, जहां तक विकास जी की बात है, विकास जी कमाल बात कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इन सब के जो जो छापे हैं आपके भ्रष्टाचार पर, वो आपको असंवैधानिक लग रहे हैं, वो गलत लग रहे हैं, वो भाजपा करवा रही है। अरे आप उस पर दो ना, कि आप उस पर बात रखो अपनी, कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि कितने हजारों करोड़ का आपने हेराफेरी की है, अपने नेतृत्व से सवाल करो, बजाय इसके आप ईडी से सवाल कर रहे हैं। वस्तुतः यह तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि 5 महीने तक अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश है, इस ईडी की जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। क्योंकि जो जैसे आज आप बताइए कि आप पार्टी कर रही है, वो गुजरात जा रही है, कि अगर वो बताया था कि हम गुजरात गए थे इसलिए हमको गिरफ्तार किया, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी होना तय, क्योंकि तथ्य है। वैसे ही खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कम से कम 12 साल की सजा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को होगी और कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि तथ्य है। तो अब इससे भागने की कोशिश है। दूसरा ये कि वो अध्यक्ष भी बन जाए, मतलब खुल करके खुद को बचाने के लिए देश छोड़ने का नाम ले रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो बापू के और महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की जुगाली कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, इस तरह करने से हमारा और सहयोग किनका ले रहे हैं? सिविल सोसाइटी का, कम्युनिस्ट पार्टियों का, कम्युनिस्ट विचारकों का। तो ये वास्तव में वही गैंग है जिसने, जो किसान आंदोलन के पीछे थी, वही योगेंद्र यादव और उसी तरह के लोग। तो कुल करके ये उनका ब्रेन चाइल्ड है जिस पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो ये अनेक वही पक्षों को योगेंद्र यादव और उसी टाइप के लोग से आशय क्या है चिंतामणि जी? देश के लिए खतरा है, देशद्रोही हैं, और आप देश की मजबूती के लिए काम कर रहे हो, फिर भी ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट करें ना, कैसे लोग, थोड़ा पता चले देश को। देश की एकता की अगर चिंता है तो ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट का विरोध करे, उनकी निंदा करे, एक शब्द नहीं निकलता। आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते। और राजस्थान को इन्होंने बिल्कुल जिहादी स्टेट बना दिया। जहां जहां इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, तो वहां देखने में आ रहा है कि स्कूल की छुट्टी किस तरह हो रही है। तो कुल करके इनका कोई हिंदू मुस्लिम एकता से या इससे छत्तीसगढ़ में कोई कैसे स्कूल की छुट्टी हो गई, थोड़ा मुझे पता चले, मुझे पता नहीं है, जरा बताएंगे चिंतामणि जी, क्या हो गया छत्तीसगढ़ में स्कूलों का? सॉरी, वो मैंने झारखंड का विषय वो मैं चूक गया था, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कुल करके राजस्थान को जिस तरह जिहादी घटनाओं की स्टेट बना दिया है, वो इन्हीं के सरपरस्ती में हुआ अच्छा, है। बाकी तो सब ठीक है। मैं निशांत जी के पास में और रमेश जी के पास जाऊंगा आखिरी दौर की बातचीत के लिए। एक सवाल मैंने आपसे किया था, आपने उसका उत्तर दिया नहीं। 150 दिन राहुल गांधी को चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, इसका तो उत्तर दे दिए ना चिंतामणि जी, इतने बड़े नेता आप हैं। पार्टी तो इसमें तय नहीं करती, जो भी कुछ तय करना है वो एजेंसियों को तय करना है, और उन्हीं से बचने की कोशिश में ये यात्रा है। तो चिंतामणि जी ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। विकास जी के लिए विचार का विषय होना चाहिए। पर निशांत जी, मैं वापस आपके पास लौटना चाहता हूं। देश इस यात्रा से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा पता नहीं, पर आपसे जानना चाहता हूं, रमेश जी का आकलन था कांग्रेस को और राहुल गांधी को कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। आपका आकलन बतौर राजनीतिक विश्लेषक, क्या कांग्रेस जो जनता का विश्वास टूटा हुआ है, कहीं खोया हुआ है, कहीं गुम हो गया है, क्या इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस उस विश्वास को वापस हासिल कर पाएगी? क्या आप यकीन के साथ है कि राहुल गांधी अचानक इस यात्रा को बीच में छोड़कर किसी और काम के लिए निकल तो नहीं जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी के संदर्भ में पिछले 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी ये स्थापित करने में कहीं ना कहीं सफल रही है कि वह एक अगंभीर राजनीतिज्ञ है, वह गंभीरता के साथ विषयों को नहीं लेते। आपका आकलन? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही तो शुरू करूंगा कि आपने जो सवाल किया कि कांग्रेस बिखरी हुई है, लोगों का ऐसा उस पर विश्वास नहीं है, ये शब्दावली आई कुछ वर्षों में इस तरीके से है क्योंकि भाजपा ने पंप किया है बोल बोल के इन बातों को। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल कांग्रेस से बहुत डरती है और इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत होने के बजाय
आज ये कहा जाता है कि सीटें कम हो गई, फला राज्यों में सरकारें कम हो गई, लेकिन बहुत बड़ा डर अभी चिंतामणि जी के वक्तव्य में दिख रहा था कांग्रेस के प्रति कि भाई देखो वो खाली छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रहे थे, दंगों की मैंने बात करी तो वो मुझसे कह रहे झूठ मत बोलो। तो मुझे ये भी बता दें वो कि जब नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में हो रहा था तो दिल्ली दंगे चीन करवा रहा था, शाहीन बाग में राइट विंग के लोग जाके गोलियां चला रहे थे, क्या उनको अमेरिका ने भेजा था? मैं इस तरीके से अगर फहरिस्त बना करके बैठूंगा, आपका प्रोग्राम बहुत कम छोटा पड़ जाएगा समय काल। इसलिए ये झूठ बोलने की जो कला है ये भारतीय जनता पार्टी की है। शुरू से कहते आए हैं नेहरू खराब, इंदिरा खराब, बीजेपी खराब, राहुल खराब, राजीव खराब, ये उनका डर है। और देखिए तो नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इंदिरा गांधी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपने सवाल किया कि इससे राहुल को क्या फायदा होगा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब देश बिखर रहा है, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनकी डेमोक्रेसी है, इनके यहाँ तो डंडा मार के भाजपा में बिठा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के चिंतामणि जी भी कहते होंगे कि चुनाव का क्या नाटक चलता है, तो चिंतामणि जी भाजपा में तो कभी चुनाव ही नहीं होते हैं, ऐसे ही डंडा मार के बिठा दिया जाता है कि हाँ मैं हूँ और तुम हो। ये हकीकत है, ये मैं आम इंसानों की भाषा में बोल रहा हूँ ताकि उन्हें समझ में आए। तो अगर कांग्रेस में से नेता छोड़ के जाते तो वो बिखर नहीं रही, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में वो जो मार्गदर्शक मंडल था उसकी तो एक बैठक तक नहीं कराई। ये लोग तो साइड लाइन कर देते हैं। और देश को इस समय आवश्यकता भले ही राहुल गांधी की हो या ना हो, कांग्रेस की हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस को नहीं, लेकिन देश को एक साथ आने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे जो इन्होंने चला रखे आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी टाइप के, जो वोट काट करके भाजपा को वो 25% दिला देते हैं ताकि वो जीत जाएं, ये नौटंकी बंद होनी पड़ेगी। लोगों को एकजुट आना पड़ेगा। और अगर अब भी किसी को ये 8 वर्षों के बाद मान के चलिए ऐसा लगता है किसी को भी कि इस देश के अंदर बहुत खुशहाली आ चुकी है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं और देश के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सुरक्षा हो रही, भलाना हो रहा है, तो भाई उनको आंखें अपने चक्षु खोलने की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो नहीं खोलेंगे तो भी बचा हुआ 75%, 75% जो वोटर है वो इस 25% को बुरी तरह हराएगा। यही तो कुल मिलाकर निशांत वर्मा जी तो इस आशा के साथ में है, इस उम्मीद के साथ में, इस विश्वास के साथ में है कि ये यात्रा कमाल करने जा रही है और 8 साल से जो प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है उसके घर बैठाने की अब तैयारी हो चुकी है। मैं आखिरी बातचीत के लिए रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या इस यात्रा के माध्यम से, जैसा आपने पहले कहा, मैंने भी अपने आकलन में कहा कि पद यात्रा से लोगों को लाभ हुआ है, क्या राहुल गांधी भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी इस पद यात्रा को अगर सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो बाकी कुछ हासिल कर पाए ना कर पाए एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की छवि हासिल कर लेंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आपसे इसके संदर्भ में एक पूर्ण समीक्षा की अपेक्षा है। इस पद यात्रा से इसमें कोई शक नहीं कि जन सामान्य में और कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ेगी जी। और वो ये स्वीकार्यता किस स्तर की होगी, कितने प्रतिशत होगी, ये यात्रा वोट को कितने प्रतिशत प्रभावित करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उनकी स्वीकार्यता कांग्रेस के भीतर भी बढ़ेगी और कांग्रेस के बाहर भी बढ़ेगी, जो एक प्रकार से पूरे देश में भी, समाज में भी और कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं राहुल जी को लेकर के एक अविश्वास का वातावरण तो बन रहा है। और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के भीतर भी जो जितने प्रतिशत विश्वास राहुल जी के प्रति है उससे अधिक प्रतिशत विश्वास प्रियंका जी के प्रति है जी। लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी जी का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन अब भाजपा को कितना लाभ पहुंचेगा, कितना नुकसान पहुंचेगा, ये आगे नहीं कहा जा सकता। अगले 1 वर्ष में ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या कदम उठाती है, इस पर निर्भर करेगा कि इस यात्रा का उनके वोट पर कितना प्रतिशत होगा। मोटे तौर पर एक और बात है, कहीं ना कहीं यदि समाज में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में रही कि देश को बांटने में और समाज को बांटने में योजना पूर्वक काम अगर हुआ है, अंग्रेजों ने जो किया है, तो आजादी के बाद उस पर रोक नहीं लगी, ये बात कहने में अगर ये कामयाब रहे तो इस यात्रा का लाभ उनको, मतलब इस यात्रा का भाजपा को नुकसान कम होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, आपके लिए भी हिमांशु जी, मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि जब भी कभी चुनाव आते हैं, हर मीडिया चैनल, हर राजनीतिक दल ये आकलन करता है कि यहाँ इतने वोट ब्राह्मणों के, इतने वोट ओबीसी के,
इतने वोट वनवासियों के, इतने वोट इनके। क्या कभी ये आकलन किसी मीडिया वाले ने किया, किसी राजनेता ने कहा कि यहाँ इतने % वोट सियाओं के, इतने % वोट सुन्नियों के, इतने % भिश्तियों के, इतने % पठानों के, इतने % सिद्दीकियों के, या इतने % रोमन के और इतने % कैथोलिक के? ये जो अंग्रेज छोड़ करके चले गए थे, ये जो संदेश, अगर एकता का संदेश अगर भाजपा देने में कामयाब रही, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, उसमें मेरे ये जो तीनों हमारे साथी हैं वो चाहे जो कुछ सहमत हो, लेकिन मैं चूंकि गांव से आता हूं, कहीं ना कहीं अयोध्या का संदेश जो देश में गया हुआ है कि 1000 वर्ष से मंदिर टूट रहे थे, पहली बार शिलान्यास हुआ और प्रधानमंत्री गया, ये जो सकारात्मकता है, ये सकारात्मकता अगर समाज को जोड़ने में, सांस्कृतिक जोड़ने में गई तो इस यात्रा का भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इन्होंने इसमें काम नहीं किया तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसकी यात्रा का लाभ मिलेगा और राहुल गांधी एक स्थापित नेता के रूप में, स्वीकार नेता के रूप में हो जाएंगे। अब ये भी तो एक बड़ी विडंबना है कि 1000 साल बाद पहला मौका हुआ जब किसी मंदिर का शिलान्यास हुआ। आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ का शिलान्यास और सोमनाथ का पुनरुद्धार कांग्रेस के रहते हुए हुआ था। ये याद करा पाने में कांग्रेस सफल नहीं रहती, या कांग्रेस याद नहीं कराना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में संदेश ठीक प्रकार से दे पाने में कामयाब रहती है। भाजपा ने अपने विचार के संदर्भ में स्पष्टता रखी हुई है। क्या कांग्रेस भ्रम से उभरेगी? कांग्रेस आज तक तय नहीं कर पाई कि वह अपने आप को मुस्लिमों के हितचिंतक के रूप में रखे या बहुसंख्यकों के हितचिंतक के रूप में। हम सबका साथ चाहते हैं, पर सब में जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं के अंदर ये भावना घर कर गई वक्त के साथ कि इन्होंने मुस्लिम परस्ती के खातिर हमारे हितों पर कुठाराघात किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रक्रिया के तहत यह विश्वास दिला पाने में बहुसंख्यक वर्ग को सफल रही कि अगर आपकी चिंता कोई कर रहा है, अगर आपके हित सुरक्षित हैं, अगर आप सुरक्षित हैं, तो तभी तक हैं जब तक हम हैं। ये भी तो एक बड़ा द्वंद्व है। राहुल गांधी इस द्वंद्व का कोई उत्तर अपनी इस पदयात्रा के अंदर दे पाएंगे? क्या वाकई वो भारत को जोड़ने के लिए निकलेंगे या अपनी पार्टी को जोड़े रखने के लिए निकलेंगे? जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर पसीना बहाने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के नेता ने लिया है तो वो पसीना कुछ ना कुछ परिणाम तो जरूर देगा। चिंतामणि आज नहीं कल इस पसीने की चिंता तो करेंगे, अगर पसीना बहा तो बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। उम्मीद को केंद्रित हमारा आज का शेर कहता है कि वही चिराग हवाओं का जोड़ तोड़ेंगे कि वही चिराग हवाओं का जोड़ तोड़ेंगे कि बाजी हार के भी जिनके हौसले न गए। जमील नजर ने यह शेर कमाल का लिखा था। क्या राहुल गांधी इस शेर पर भरोसा करेंगे? 2 हार उनके हिस्से में है, इसके बावजूद भी अगर उनका हौसला बरकरार रहा, हिम्मत बनी रही और साथ साथ जो संकल्प वो जाहिर कर रहे हैं उस पर अमल कर पाए, तो तय है कि वह कम से कम एक चुनौती बनकर तो जरूर उभरेंगे। देखते हैं राहुल गांधी अपनी पदयात्रा को किस तरीके से अंजाम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।